मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी के पहले 2 भाग देख लिए होंगे। अब चलिए भाग 3 पर चलते हैं। राहुल की जिंदगी एक दुस्वप्न बन गई थी। प्रोफेसर दत्त की पेंटिंग उसे सिर्फ सपनों में ही नहीं बल्कि हर पल सताती रहती थी। बूढ़े की धंसी हुई मृत आंखें उसे जहां भी जाती थीं उसका पीछा करती थीं, और फुसफुसाहटें, वो भयानक फुसफुसाहटें कभी बंद नहीं होती थीं। वे उसके दिमाग में घुस जाती थीं, उसके विचारों के इर्द गिर्द घूमती थीं, उसे स्टूडियो नंबर 6 में वापस जाने के लिए उकसाती थीं। लेकिन इस बार राहुल अकेला नहीं था। अनामिका की उपस्थिति अब ज्यादा मजबूत थी। उसकी आवाज साफ थी। वह अब फुसफुसाती नहीं थी, वह बोलती थी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी कला, मेरी जिंदगी, मेरी आंखें। वो तुम्हें भी नहीं छीन सकता। राहुल को समझ नहीं आया अनामिका ने प्रोफेसर दत्त को क्यों मारा था, उसने उसके साथ क्या किया था, और अब वह उसे क्यों बचा रही थी। उसे जवाब चाहिए थे और उन्हें खोजने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी। राहुल कॉलेज के अभिलेखागार में वापस लौटा। इस बार उसके साथ नेहा और आकाश भी थे। उन्होंने दशकों पुराने रिकॉर्ड खंगाले जब तक उन्हें एक छिपी हुई फाइल नहीं मिल गई। एक डायरी जो अनामिका रॉय की थी। पन्ने पीले और भंगुर थे, लेकिन उसके शब्द अभी भी सुपाठ्य थे, दर्द, क्रोध और न्याय के लिए एक हताश याचिका से भरे हुए। अनामिका सिर्फ एक प्रतिभाशाली कलाकार ही नहीं थी, वह एक विलक्षण प्रतिभा थी। उसके काम की प्रशंसा की गई और उसे सराहा गया। लेकिन उसकी सफलता ने प्रोफेसर अमितेश दत्त का ध्यान आकर्षित किया, जो ईर्ष्या और लालच से ग्रस्त व्यक्ति था। दत्त ने उसके विचारों को चुरा लिया था, उन्हें अपना बताकर, और जब अनामिका ने उसका सामना किया तो उसने सबसे क्रूर तरीके से बदला लिया। अनामिका ने लिखा था, उसने मेरी आंखें ले लीं। उसने कहा कि मैं फिर कभी पेंटिंग नहीं करूंगी, लेकिन वह गलत था। मेरी कला मेरी आत्मा है और वह इसे मुझसे नहीं छीन सकता। डायरी अचानक समाप्त हो गई। अंतिम प्रविष्टि उसकी मृत्यु की रात की थी। अनामिका एक स्वचित्र पर काम कर रही थी, एक उत्कृष्ट कृति जो दत्त के अपराधों को दुनिया के सामने उजागर करेगी। लेकिन दत्त ने उसे पा लिया था। उसने उसे मार डाला था, उसकी आंखें निकाल ली थीं और उसके शरीर को स्टूडियो नंबर 6 में छोड़ दिया था। उसकी अधूरी पेंटिंग उसके बगल में रखी थी। उस रात राहुल स्टूडियो नंबर 6 में वापस आया। हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी, छायाएं गहरी, अधिक भयावह थीं। प्रोफेसर दत्त की पेंटिंग वहां थी। उनका चेहरा पीड़ा में मुड़ा हुआ था। उनकी खोखली आंखें एक भयानक अव्यक्त क्रोध से भरी हुई थीं। और फिर दत्त की आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम्हें लगता है कि तुम वह काम पूरा कर सकते हो जो उसने शुरू किया था? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो? राहुल मुड़ा, उसका दिल धड़क रहा था। प्रोफेसर दत्त दरवाजे पर खड़े थे। उनका रूप छाया की तरह टिमटिमा रहा था। उनकी आंखें घृणा से जल रही थीं। लेकिन वह अकेला नहीं था। अनामिका भी वहां थी। उसका रूप धुंधला लेकिन स्पष्ट था। उसकी खोखली आंखें दत्त पर टिकी हुई थीं। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अनामिका ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और अडिग थी। अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। दत्त राहुल पर झपटा। उसके हाथ हवा में पंजे मार रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। लेकिन अनामिका उससे तेज थी। वह उनके बीच में आ गई। उसका रूप जम गया। उसकी उंगलियां दत्त के गले के चारों ओर कस गईं। दत्त के शरीर के सड़ने, उसकी त्वचा के छिलने, उसकी आंखों के खोपड़ी में ढंसने से कमरा एक बहरा कर देने वाली चीख से भर गया। और फिर वह चला गया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। दत्त की उपस्थिति बनी रही। उसकी नफरत इतनी प्रबल थी कि उसे बुझाया नहीं जा सकता था। वह वापस लौटा, उसका रूप और भी विकृत और भी राक्षसी। उसका गुस्सा राहुल पर लक्षित था। दत्त ने गुर्राते हुए कहा, उसने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम भी वैसा ही भुगतोगे जैसा मैंने भुगता। राहुल लड़खड़ाता हुआ वापस लौटा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह दत्त से अकेले नहीं लड़ सकता था। उसे अनामिका की मदद की जरूरत थी। लेकिन वह फीकी पड़ रही थी। उसका रूप टिमटिमा रहा था। उसकी ताकत कम हो रही थी। इसे खत्म करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पेंटिंग खत्म करो। दत्त का रूप टिमटिमाया।
उसका क्रोध आतंक में बदल गया क्योंकि उसे पेंटिंग में वापस खींच लिया गया। उसका शरीर सड़ रहा था, उसकी आंखें उसकी खोपड़ी में धंस रही थीं, और फिर वह चला गया। अगली सुबह राहुल अपने छात्रावास के कमरे में उठा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका दिमाग धुंधला था। पेंटिंग चली गई थी, फुसफुसाहटें चली गईं और प्रोफेसर दत्त भी चले गए। लेकिन जैसे ही राहुल बैठा, उसकी नज़र उसकी मेज पर एक छोटे मुड़े हुए कागज पर पड़ी। उसने उसे उठाया। उसे खोलते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह एक स्केच था, भद्दा, जल्दबाजी में बनाया गया, लेकिन अचूक। लंबे काले बालों और खोखली आंखों वाली एक महिला, अनामिका, और स्केच के नीचे खुरदरी लिखावट में एक शब्द लिखा था, याद रखना। कई सप्ताह बीत गए और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जीवन सामान्य हो गया। प्रोफेसर दत्त के लापता होने की घटना को आखिरकार भुला दिया गया। उसकी जगह नए घोटाले, नई अफवाहें, नई कहानियां आ गईं। लेकिन राहुल कभी नहीं भूला, वह भूल नहीं सका। यादें बहुत ज्वलंत, बहुत वास्तविक थीं। उसने फिर कभी पेंटिंग नहीं की। वह खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सका। लेकिन कभी कभी देर रात वह खुद को एक खाली कैनवास के सामने खड़ा पाता। उसका हाथ ब्रश की ओर बढ़ता, उसके दिमाग में फुसफुसाहट गूंजती, इसे खत्म करो। और वह याद रखता, अनामिका रॉय की विरासत, अधूरी पेंटिंग का अभिशाप और भूलने की कीमत। लेकिन स्टूडियो नंबर 6 की छाया में कुछ हलचल हुई। एक कैनवास खाली और इंतजार कर रहा था, और कांच के पीछे से कुछ हिल गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये कभी खत्म नहीं होगी। कमेंट करें कि क्या आप अनामिका की पेंटिंग बनाना चाहते हैं।